Welcome to TIPS Law Academy, the largest institute of legal exams preparation in Pakistan. अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम पाकिस्तान पिनल कोड 1860 पे वीडियो लेक्चर सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले पाकिस्तान पिनल कोड, जिसे मजमुआ ताज़ीज़ात पाकिस्तान 1860 कहा जाता है, इस लेक्चर से पहले हम इसकी हिस्ट्री, इसका इंट्रोडक्शन और इसको पिनल कोड क्यों कहा जाता है उस पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो 1860 में लॉर्ड मैकोले ने इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ पर इस एक्ट को बनाया। बेसिकली इट वाज ओरिजिनली प्रिपेयर्ड बाय लॉर्ड मैकोले with a great consultation in 1860 on behalf of the Indian government as Indian Penal Code। ये इंडियन पिनल कोड बना था, ये इसकी हिस्ट्री है। और अभी हम इसका इंट्रोडक्शन, उसकी तरफ बात करने जा रहे हैं। आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947, जब पार्टीशन हुई तो पाकिस्तान ने इसी इंडियन पिनल कोड को इनहेरिट कर लिया। उसमें हमारे पास जो डिफरेंट गवर्नमेंट्स आई, हम इसमें अमेंडमेंट्स करते गए एंड नाउ इट इज द मिक्सचर ऑफ इस्लामिक एज वेल एज इंग्लिश लॉ। पाकिस्तान पिनल कोड बेसिकली है क्या चीज और इसको पिनल कोड क्यों कहा जाता है? इन रेफरेंस टू लॉ, penal is used primarily as a descriptive term relating to punishment or crimes। तो बेसिकली पिनल लॉ की टर्म में अगर देखें तो जो ऑफेंसेस की पनिशमेंट्स को डिफाइन करता है उसको हम पिनल कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अ पिनल कोड इज अ सेट ऑफ स्टैट्यूट्स दैट कंसर्न क्रिमिनल ऑफेंसेस। और इसी तरह से हमारे पास वर्ल्ड लीगल सिस्टम्स में मुख्तलिफ पिनल कोड्स मौजूद हैं, लाइक कैलिफोर्निया पिनल कोड, टेक्सास पिनल कोड, और इसी तरह हमारे पास पाकिस्तान पिनल कोड 1860 मौजूद है। तो इसके हम अगर चैप्टर 1 की बात करें तो उसमें इसका इंट्रोडक्शन है, जिसमें सेक्शन 1 से लेके 5 तक एक्सप्लेन किए गए हैं। और उसके बाद चैप्टर 2 हमारे पास जर्नल एक्सप्लेनेशंस का है, जिसमें आज हम सेक्शन 6 से 20 उसको डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो हमारे पास सेक्शन 1 है, अब मुझे बताएं कि ये स्क्रीन नजर आ रहा है आपको? ठीक है। सेक्शन 1 इसका टाइटल और ऑपरेशन ऑफ द कोड इसको डिफाइन करता है। तो सेक्शन 1 में सिर्फ इतना कहा गया है कि इस एक्ट को पाकिस्तान पिनल कोड 1860 कहा जाएगा, यानी कि उर्दू में मजमुआ ताज़ीज़ात पाकिस्तान 1860 कहा जाएगा। और इट शैल टेक इफेक्ट थ्रू आउट द पाकिस्तान, और ये पूरे पाकिस्तान में नाफिजुल अमल होगा। तो ये हमारे पास सेक्शन 1 था। सेक्शन 2 की बात करें तो उसमें पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन पाकिस्तान। आसान अल्फाज में अगर मैं आपको समझाऊं, इस एक्ट के तहत पाकिस्तान में रहने वाला हर इंसान इस एक्ट में बताए गए जुर्म और कुताही की सूरत में इस एक्ट की दफात के तहत सजा का मुस्तहिक होगा। सेक्शन 2 कहता है कि पाकिस्तान में जो भी शख्स रहता है, एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, अगर वो कोई जुर्म करता है, कोई ऑफेंस करता है, एक्ट और ओमिशन जो इस कोड में बताए गए हैं, तो उसको इसी कोड की दफात के मुताबिक, प्रोविजंस के मुताबिक सजा दी जाएगी। तो ये हमारे पास सेक्शन 2 था इन इजी वर्ड्स। उसके बाद हम सेक्शन 3 की तरफ फर्दर मूव करते हैं। पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ में बी ट्राइड विद इन पाकिस्तान। अब इसमें वो क्या कहता है? अब any person liable by any Pakistan law to be tried for an offence committed beyond Pakistan shall be dealt with according to the provision of this code. For any act committed beyond the Pakistan in the same manner as if such act had been committed within Pakistan। इसमें कहता है कि पाकिस्तान से बाहर रहने वाला कोई भी शख्स, पहले हमने सेक्शन 2 में बात की कि विद इन पाकिस्तान, और हम बात कर रहे हैं बियॉन्ड पाकिस्तान। सेक्शन 3 कहता है कि पाकिस्तान से बाहर रहने वाला कोई भी शख्स जिस पे पाकिस्तान का कोई भी कानून लागू होता है, उसका जिम्मेदार है। और अगर वो पाकिस्तान से बाहर कोई भी ऑफेंस कमिट करता है
तो उसको उसी तरह सेम मैनर में सजा दी जाएगी जैसे कि उसने वो जुर्म पाकिस्तान में रहते हुए किया हो। फॉर एग्जाम्पल मैं इलस्ट्रेशन में जाता हूं। ए इज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। ए लंदन में जाता है और वहां पे मर्डर कमिट कर देता है। तो अब इस ए को उसने अगर लंदन में मर्डर कमिट किया है तो डजंट मीन कि उसको सजा नहीं होगी, उसको इन द सेम मैनर इस कोड के तहत सजा होगी जैसे किसी इंसान ने या इसने ये मर्डर जो है वो पाकिस्तान में कमिट किया होता। तो ये हमारे पास सेक्शन 3 था। उसके बाद हम जो है मूव करते हैं सेक्शन 4 पे। तो हमारे पास एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस, उसमें क्या कहता है, द प्रोविजन ऑफ दिस कोड ऑल्सो अप्लाई टू एनी ऑफेंस कॉमिटेड बाय, जो इस कोड की दफात हैं वो लागू होती हैं किसी भी जुर्म पे जो कि कॉमिटेड किया जाए। फॉर इसमें दो चीजें हैं, मैं आपको समझाता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एनी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद कोई भी इंसान जो कि पाकिस्तान की सर्विसेज में मुलाजमत कर रहा है, इन द सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान। या फर्दर इसमें हमारे पास एक और चीज है जो हमारे पास इसमें आ रही है, सेक्शन 4 में आ रही है। कोई भी शिप या फिर एयरक्राफ्ट, कोई भी शिप है, कोई भी जहाज है, कोई भी पाकिस्तान का शहरी है या कोई भी ऐसा इंसान जो कि पाकिस्तान की सर्विसेज में मुलाजमत करता है, तो इस कोड की दफात का इतलाक इन लोगों पे, या ये चीज अगर इस पे भी जुर्म होता है तो उन पे भी सेम एज इट उसका इतलाक होगा। इलस्ट्रेशंस की तरफ जाते हैं। सी इज अ पर्सन जो कि फॉरनर है, बाहर के मुल्क से आया है और वो पाकिस्तान की सर्विसेज में मुलाजमत कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज सी। ये क्या है, ये फॉरनर है और उसके साथ ये पाकिस्तान की सर्विसेज में मुलाजमत भी कर रहा है। कॉमिट्स अ मर्डर इन लंदन, और वो लंदन में मर्डर कॉमिट कर देता है, तो ही कैन बी ट्राइड एंड कन्विक्टेड ऑफ मर्डर एट एनी प्लेस इन पाकिस्तान। तो उसको इस मर्डर के लिए पाकिस्तान में किसी भी जगह पे कन्विक्ट किया जा सकता है, इन विच ही मे बी फाउंड, उसको जहां पे भी वो पाया गया। तो फर्दर इस पे एक और मैं आपको इलस्ट्रेशन देता हूं जिससे आपको फर्दर सेक्शन 4 जो है वो क्लियर हो जाएगा। ए, अ पाकिस्तानी सब्जेक्ट, पाकिस्तानी सिटीजन कह लें आप, कॉमिट्स अ मर्डर इन इंडिया। पाकिस्तान का एक आदमी है, वो इंडिया जाके मर्डर कर देता है। ही कैन बी ट्राइड एंड कन्विक्टेड ऑफ मर्डर इन एनी प्लेस इन पाकिस्तान इन विच ही मे बी फाउंड। तो अगर वो इंडिया में मर्डर कर रहा है जाके, तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो पाकिस्तान में उसको सजा नहीं दी जा सकती। तो उसमें वाज़ेह तौर पे हमारे पास सेक्शन 4 में है कि ही कैन बी ट्राइड एंड कन्विक्टेड ऑफ मर्डर इन एनी प्लेस इन पाकिस्तान इन विच ही मे बी फाउंड। तो ये हमारे पास सेक्शन 4 था जो कि एक्सटेंशन ऑफ कोड टू द एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस को डिफाइन करता था। 5th पे हमारे पास सेक्शन 5, यहां पे इसको मैं करेक्ट कर रहा हूं। सेक्शन 5 क्या कहता है, सर्टन लॉज नॉट टू बी affected this act। सेक्शन को पढ़ लेते हैं पहले। नथिंग इन दिस एक्ट इज इंटेंडेड टू रिपील, वेरी, सस्पेंड और अफेक्ट एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ एनी एक्ट फॉर पनिशिंग mutiny and desertion of officers, soldiers, sailors or airmen in the service of the state or of any special or local law। क्या कह रहा है इसमें, वो कह रहा है कि इस कोड का मकसद पाकिस्तान में मौजूद किसी भी स्पेशल लॉ को या फिर लोकल लॉ को, मतलब पाकिस्तान में अगर कोई स्पेशल या लोकल लॉ मौजूद है, फॉर एग्जांपल वो अफसरों, सिपाहियों, मिलाहों या फजाइया के एहलकारों को बगावत की सजा देने के लिए है या इनहराफ की सजा देने के लिए है, तो इस कोड की किसी भी शिक का मतलब या इस कोड का मकसद उस स्पेशल लॉ और लोकल लॉ की वैलिडिटी को तब्दील करना, मनसूख करना, या उन स्पेशल या लोकल लॉज के शिक को मनसूख करना, मुअत्तल करना या मुतासिर करना नहीं होगा। इन शॉर्ट, सर्टेन लॉज
नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट, वो जो स्पेशल या लोकल लॉज हैं वो इस एक्ट से अफेक्टेड नहीं होंगे। तो ये हमारे पास सेक्शन 5 था। सेक्शन 5 पे आके हमारा जो चैप्टर 1 है वो क्लियर हो जाता है। चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन है जिसमें सेक्शन 1 से 5 हैं और हम 1 to 5 सेक्शंस को यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन कर चुके हैं एंड आई होप आपको ये बातें समझ में आ चुकी होंगी। इफ देयर इज स्टिल एनी क्वेश्चन और कंफ्यूजन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। उसके बाद स्टूडेंट्स हम चैप्टर 2 पे चलते हैं। चैप्टर 2 which defines general explanations। चैप्टर 2 में कुछ जनरल एक्सप्लेनेशंस हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं, उनको हम यहाँ पे आज समझने की कोशिश करते हैं। तो सेक्शन 6 हमारे पास है डेफिनेशन इन द कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शंस। सेक्शन को रीड आउट करते हैं। थ्रू आउट दिस कोड एवरी डेफिनेशन ऑफ एन ऑफेंस, एवरी penal provision and every illustration of every such definition or penal provision shall be understood subject to the exceptions contained in the chapter entitled General Exceptions। General exception से क्या मुराद है? हमारे पास पीपीसी में, पाकिस्तान पिनल कोड में एक अलग से चैप्टर मौजूद है जिसमें जनरल एक्सेप्शंस हैं। आसान अल्फाज में समझाता हूँ कि वो जनरल एक्सेप्शन से मुराद कुछ ऐसे हालात और टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि जिनमें अगर कोई जुर्म जो है उसको हम जुर्म नहीं मानते। तो वो कहता है कि इस कोड में जुर्म की हर तारीफ, कोड की हर दफा, उनकी मिसालें इसी कोड के दिए गए चैप्टर जनरल एक्सेप्शंस में उसके ताबे समझा जाएगा। और वो जो जनरल एक्सेप्शंस हैं वो जो हमारे पास मुस्तनशियात हैं दोबारा इस तरह की तारीफ या मिसाल में आगे जाके नहीं दोहराई जाएंगी। तो इट्स वेरी सिंपल। फॉर एग्जाम्पल अब इस कोड में अभी हम आगे जाके ऑफेंस की डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो आगे जाके जब हम जनरल एक्सेप्शन के चैप्टर में एक स्पेसिफिक टर्म देखते हैं कि नथिंग इज एन ऑफेंस which is committed by a child under 7 years of age, but the definitions are to be understood subject to the general exception which provides that nothing shall be an offense which is done by a child under 7 years of age। अब यहाँ पे जो offense की definition है वो जो जनरल एक्सेप्शन में ऑफेंस एक अगर बच्चा करे 7 साल का तो उसको हम ऑफेंस नहीं कहते, लेकिन जनरली उन टर्म्स को या उस तरह का कोई काम करना ऑफेंस ही कंसीडर्ड होगा। उसके बाद हमारे पास एक और इलस्ट्रेशन है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। अ पुलिस ऑफिसर, हमारे पास एक पुलिस ऑफिसर है, वो बी को अरेस्ट कर लेता है। क्या कर लेता है? अरेस्ट कर लेता है विदाउट वारंट, क्योंकि बी ने मर्डर किया होता है। अब हम दोबारा देख लेते हैं कि ए हमारे पास पुलिस ऑफिसर था, उसने बी को अरेस्ट कर लिया विदाउट वारंट और बी ने क्या किया था? मर्डर किया था। अब here A is not guilty of the offense of wrongful confinement for he was bound by law to apprehend Z, and therefore the case falls within the general exception which provides that nothing is an offense which is done by a person who is bound by law to do it। अब बेसिकली किसी भी इंसान को रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में रखना, हफ्ते बेजा में रखना या बिला वजह हिरासत में रखना जुर्म है, लेकिन इस स्पेसिफिक केस में हम उसको जुर्म नहीं कहेंगे क्योंकि ये चीज हमारे पास जर्नल एक्सेप्शंस के चैप्टर में बकायदा तौर पे बताई गई है। क्या बताया गया वहां पे? नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज बाउंड बाय लॉ टू डू इट, कि कोई भी ऐसा ऑफेंस नहीं होता जो कि किसी ऐसे पर्सन की तरफ से किया जाए जो कि कानूनी तौर पे उस चीज का मजाज हो। तो यहां से हमारे पास इस इलस्ट्रेशन से हमें सेक्शन 6 जो है वो समझ आ जाता है। सेक्शन 7 सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन्ड, उसमें सिंपल है, वो कहता है कि एवरी एक्सप्रेशन व्हिच इज एक्सप्लेन्ड इन एनी पार्ट ऑफ दिस कोड इज यूज्ड इन एवरी पार्ट ऑफ दिस कोड इन कन्फर्मिटी विद द एक्सप्लेनेशन। जो भी एक्सप्रेशन इसमें बयान की गई है इसी कोड में वो थ्रू आउट एक्सप्रेशन रहेगी विद कन्फर्मिटी। आगे हमारे पास सेक्शन 8 है, यहां से हमारे पास डेफिनेशंस शुरू हो जाती है जिन डेफिनेशंस को जनरल एक्सप्लेनेशंस में बयान किया गया है।
तो सबसे पहले हमारे पास सेक्शन 8 जो है ये जेंडर को डिफाइन करता है। जेंडर इस कोड के मुताबिक पाकिस्तान पिनल कोड 1860 के तहत हम जेंडर से क्या मुराद लेते हैं? द प्रोनाउन ही एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर यूज्ड ऑफ एनी पर्सन वेदर मेल और फीमेल। मतलब कि इस कोड में जो लफ्ज ही है और उसके जितने भी डेरिवेटिव्स हैं, ख्वाह वो मेल हों या फीमेल हों, जेंडर कहलाएंगे। अब ही से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि अगर कोई बॉय है या कोई आदमी है, मतलब वेदर अ मेल और फीमेल, इस कोड में वो या उसके मुशक्कात से मुराद हर मर्द और औरत है। ये जेंडर हमारे पास सेक्शन 8 में इसको डिफाइन किया गया है। सेक्शन 9 की तरफ चलते हैं। नंबर, unless the contrary appears from the context, words importing the singular number include the plural number and the words importing the plural number include the singular number। वो कहता है कि जब तक सैको से भाग से कोई चीज बरक्स ना हो जाए तो हर सिंगुलर नंबर से मुराद प्लूरल नंबर लिया जाएगा और हर प्लूरल नंबर से मुराद सिंगुलर नंबर लिया जाएगा। सेक्शन 9 हमारे पास नंबर था। उसके बाद सेक्शन 10 में मैन और वुमेन को डिफाइन किया गया। द वर्ड मैन डिनोट्स अ मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। वो कहता है कि जो वर्ड मैन है इससे मुराद कोई भी मर्द है, वो किसी भी एज का हो। मैन डिनोट्स अ मैन ऑफ एनी एज, मेल मतलब कोई भी किसी भी उम्र का है, और वुमेन से मुराद ख्वाह कोई भी औरत किसी भी उम्र की हो, वो मैन और वुमेन में आएगी। लफ्ज मर्द से मुराद किसी भी उम्र का मर्द है और औरत से मुराद किसी भी उम्र की औरत या खतून है। ये हमारे पास सेक्शन 10 था। उसके अलावा हम सेक्शन 11 पे चलते हैं जिसमें पर्सन को डिफाइन किया गया। द वर्ड पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी और एसोसिएशन और अ बॉडी ऑफ पर्संस वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। लफ्ज शख्स जो है, पर्सन से क्या मुराद है? पर्सन से मुराद कोई भी कंपनी, कोई भी शख्स या ग्रुप ऑफ पर्सन से मुराद है अफराद का ग्रुप मुराद लिया जाएगा। वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, वो कॉर्पोरेटेड हो या ना हो। तो जहां पे भी वर्ड पर्सन आएगा इस कोड में तो उससे मुराद हम कंपनी भी ले सकते हैं, शख्स भी हो सकता है, किसी भी अफराद का ग्रोह भी हो सकता है, वो कॉर्पोरेटेड हो या फिर ना हो। पब्लिक, सेक्शन 12 डिफाइन करता है पब्लिक को। पब्लिक से क्या मुराद है? पब्लिक से मुराद है एनी क्लास ऑफ पब्लिक। किसी भी किस्म की अवाम या फिर कोई भी कम्युनिटी, कोई भी बरादरी। सेक्शन 12 पब्लिक को डिफाइन करता है जिसमें इट इंक्लूड्स एनी क्लास ऑफ पब्लिक और कम्युनिटी। सेक्शन 14 की बात करें तो सर्वेंट ऑफ द स्टेट। सर्वेंट ऑफ द स्टेट से मुराद है रियासत का मुलाजिम। उसको हम इस कोड की प्रोविजंस के तहत, जनरल एक्सप्लेनेशन चैप्टर 2 के तहत किस तरह से डिफाइन करेंगे। द वर्ड सर्वेंट ऑफ द स्टेट डिनोट ऑल द ऑफिसर्स or servants continued, appointed or employed in Pakistan by or under the authority of the federal government or any provincial government। servant of the state, रियासत के मुलाजिम से मुराद हर वो मुलाजिम है जिसे पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत ने या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया हो, उसे हम क्या कहेंगे? सर्वेंट ऑफ द स्टेट। सेक्शन 17 हमारे पास गवर्नमेंट को डिफाइन करता है। गवर्नमेंट क्या होती है उसको देख लेते हैं। सेक्शन 17 कहता है द वर्ड गवर्नमेंट डिनोट्स द पर्सन और पर्संस ऑथोराइज्ड बाय लॉ टू एडमिनिस्टर एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट इन पाकिस्तान और इन एनी पार्ट देयर ऑफ। इससे मुराद कोई भी फर्द, एनी पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन जो कि कानूनी तौर पे जिनको एग्जीक्यूटिव हुकूमत चलाने के लिए अपॉइंट किया जाए उसे हम गवर्नमेंट कहेंगे। यानी गवर्नमेंट से मुराद है कोई भी शख्स, एनी पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन
जिसको कानूनी तौर पे एग्जेक्टिव गवर्नमेंट को एडमिनिस्टर करने के लिए लगाया गया हो, उसे हम गवर्नमेंट कहेंगे। सेक्शन 19 हमारे पास जज को डिफाइन करता है। तो जज को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 19, द वर्ड जज डिनोट्स नॉट ओनली एवरी पर्सन हु इज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज जज। वो कहता है कि जो तो लफ्ज जज है वो सिर्फ उसी एक शख्स को डिफाइन नहीं करता जिसको ऑफिशियली डेजिग्नेट किया गया है, बल्कि इसके अलावा कुछ और भी लोग हैं जिन्हें हम जज कहेंगे। हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव एनी लीगल प्रोसीडिंग सिविल और क्रिमिनल। लफ्ज जज से मुराद वही शख्स नहीं है जिसे सरकारी तौर पर जज लगाया गया हो, जबकि हर वो शख्स है जो कि कानूनी तौर पर दीवानगी या फौजदारी का फैसला या कतई फैसला देने का इख्तियार रखता हो। जज से मुराद सिर्फ वही शख्स नहीं है जिसे सरकारी तौर पर जज लगा दिए, बल्कि हर वो इंसान है, हर वो शख्स है जो कि कानूनी तौर पर दीवानगी या फौजदारी के फैसलों में जो है उसके फैसले देने का इख्तियार रखता हो, या उसके खिलाफ अपील ना की गई हो, या फिर कोई ऐसा कतई फैसला जिसकी तस्दीक आगे लिखा हुआ है कि इफ कंफर्म्ड बाय सम अदर अथॉरिटी वुड बी डेफिनेटिव, और हु इज वन ऑफ अ बॉडी ऑफ पर्संस व्हिच बॉडी ऑफ पर्संस एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव सच जजमेंट, कि जिसकी तस्दीक किसी और अथॉरिटी से हो और कतई हो यानी कि डेफिनेटिव हो, या फिर कोई भी ऐसा शख्स या अफराद का ग्रोह जो कि फैसला देने का कानूनी मजाज हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम जज कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब एक मजिस्ट्रेट है, इलस्ट्रेशंस में चले जाते हैं इसको समझने के लिए। A magistrate exercising jurisdiction in respect of a charge on which he has power to sentence to fine or imprisonment with or without appeal is a judge। अब एक मजिस्ट्रेट जिसके पास ये पावर है कि वो किसी को जुर्माना भी कर सकता है और किसी को इम्प्रिजनमेंट की, कैद की सजा भी सुना सकता है अपील में या अपील के बगैर, तो उसको भी हम जज ही कहेंगे। इस इलस्ट्रेशन से ये साबित होता है कि जो सिविल जज है सिर्फ वही, उसको ही हम जज नहीं कहते, बल्कि जो मजिस्ट्रेट अपनी पावर्स को एक्सरसाइज कर रहा है, उसके पास पावर्स है, उसका वो यूज कर रहा है, तो उसको भी हम जज ही कहेंगे। सेक्शन 20 है हमारे पास कोर्ट ऑफ जस्टिस। कोर्ट ऑफ जस्टिस से क्या मुराद है? कोर्ट ऑफ जस्टिस डिनोट अ जज हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशली अलोन। इससे मुराद वो जज है जो कि कानूनी तौर पे मिजाज हो टू एक्ट जुडिशली अलोन, कि अकेले तौर पे वो फैसला सुना सकता है, फैसला कर सकता है। और अ बॉडी ऑफ जजेस विच इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशली, या फिर जजेस का ग्रोह। अ बॉडी ऑफ जजेस से मुराद है कि एक से ज्यादा जजेस जिनको लॉ एम्पावर्ड करता है, जो कि जिनको कानून इख्तियार देता है कि वो जुडिशली एक्ट कर सकते हैं, अदालती कार्रवाइयां कर सकते हैं। व्हेन सच जज और बॉडी ऑफ जजेस इज एक्टिंग जुडिशली, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कोर्ट ऑफ जस्टिस कहेंगे। तो कोर्ट ऑफ जस्टिस में हमने सिर्फ ये देखा है कि अगर कोई एक जज है और वो एक्ट कर रहा है अलोन, अकेले तौर पे अदालती कार्रवाई कर रहा है, जब बॉडी ऑफ जजेस जो है जुडिशली एक्ट कर रहे हैं, तो उनको हम कोर्ट ऑफ जस्टिस कहते हैं। तो ये हमारे पास चैप्टर 2 था जनरल एक्सप्लेनेशंस का, जिसमें हमने सेक्शन 6 से 20 डिस्कस किए हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है, जो कि सेक्शन जिसमें सेक्शन 1 से लेकर 5 तक है, और चैप्टर 2 हमारे पास जनरल एक्सप्लेनेशंस का था, जिसमें हमने सेक्शन 6 से 20 जिसमें कुछ डेफिनेशंस थी और जनरल एक्सप्लेनेशंस थी, उनको हम यहाँ पे रीड आउट कर चुके हैं। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो या आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मज़ीद वीडियो लेक्चर और सीरीज के लिए Thank you for watching us. Subscribe our channel for more videos.